कभी सोचा है कि हजारों कंप्यूटर्स को एक साथ एक जैसा मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है? आज हम एक ऐसे टूल की कहानी जानेंगे जिसने इस मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत से हराया। और वो ताकत है सादगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंसिबल की, जिसने आईटी ऑटोमेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज की इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑटोमेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि एंसिबल ने इसका क्या शानदार और सरल जवाब दिया, ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है और असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। और आखिर में हम इसके इंटेलिजेंट भविष्य और आईटी की दुनिया पर इसके गहरे असर पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2010 के आसपास। उस वक्त आईटी मैनेजमेंट की दुनिया कैसी थी? वो काफी उलझी हुई, मैनुअल काम और धीमी प्रक्रियाओं से भरी हुई थी। जरा सोचिए, हर एक सर्वर पे लॉगिन करना और एक कमांड हाथ से चलाना। ये न सिर्फ बहुत धीमा था, बल्कि इसमें गलती की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा थी। एक छोटी सी टाइपिंग की गलती और पूरा का पूरा सिस्टम डाउन। और जब सर्वर 10 से बढ़कर हजारों हो गए, तो ये तरीका किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस दौर में पपेट और शेफ जैसे पावरफुल टूल्स तो थे, पर उनकी एक बड़ी दिक्कत थी। वो एजेंट बेस्ड थे, मतलब हर सर्वर पर एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना पड़ता था, जो सिस्टम के रिसोर्सेज भी लेता था, और तो और उन्हें सीखने के लिए प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी जानकारी चाहिए थी। यहीं से एक नई ज़रूरत पैदा हुई, एक ऐसे सॉल्यूशन की जो बिना किसी एजेंट के काम करे, जिसकी भाषा इंसानों को आसानी से समझ आए और जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। और इसी जरूरत का जवाब बनकर आया एंसिबल। इसने 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांतों पर फोकस किया। ये एजेंटलेस होगा, डिक्लेरेटिव होगा और इंसानों के पढ़ने लायक होगा। तो आखिर एंसिबल है क्या? ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो चीजों को बिल्कुल अलग ढंग से करता है। ये कोई एजेंट इंस्टॉल नहीं करता, बल्कि लिनक्स के लिए SSH और विंडोज के लिए WinRM जैसे पहले से मौजूद और भरोसेमंद कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी भाषा, यानी यामल, जो किसी मुश्किल कोड जैसी नहीं, बल्कि एक सीधी साधी टू डू लिस्ट की तरह लगती है। एंसिबल का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 2012 में ये एक सिंपल टूल के तौर पर शुरू हुआ था। फिर 2015 में रेड हैट ने इसे खरीद लिया, जिससे ये एंटरप्राइज की दुनिया में छा गया। और आज देखिए, 2025 में एंसिबल लाइट स्पीड के साथ ये AI की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जादू होता कैसे है? चलिए अब एंसिबल के इंजन को खोलकर देखते हैं। इसके काम करने के पीछे 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं: प्लेबुक, मॉड्यूल और आइडेम्पोटेंसी। एंसिबल की दुनिया का सबसे जरूरी शब्द है प्लेबुक। इसे ऑटोमेशन की एक रेसिपी बुक समझिए। ये एक सिंपल YML फाइल होती है जिसमें आप बस ये बताते हैं कि क्या-क्या करना है। जैसे स्टेप 1 अपाचे इंस्टॉल करो, स्टेप 2 सर्विस स्टार्ट करो, बस इतना ही सिंपल। और अगर प्लेबुक रेसिपी बुक है, तो मॉड्यूल वो असली औजार हैं जो काम को अंजाम देते हैं। हर मॉड्यूल एक खास काम करने में माहिर होता है। जैसे पैकेज इंस्टॉल करने के लिए एप्ट मॉड्यूल है, या सर्विसेज को संभालने के लिए सर्विस मॉड्यूल। और यहीं पर एंसिबल का सबसे पावरफुल सिद्धांत आता है, आइडेम्पोटेंसी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक काम को चाहे एक बार करो या 100 बार, नतीजा हमेशा एक ही रहेगा। अगर प्लेबुक कहती है अपाचे इंस्टॉल करो और वो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो एंसिबल उसे दोबारा नहीं छेड़ेगा। इससे सिस्टम हमेशा स्थिर और अनुमान के मुताबिक रहता है। तो ये एजेंटलेस प्रोसेस असल में दिखता कैसा है? देखिए, जब एक प्लेबुक चलती है, तो एंसिबल कंट्रोल कंप्यूटर से जरूरी मॉड्यूल की एक छोटी सी कॉपी SSH के जरिए सर्वर पर भेजता है। सर्वर पर वो मॉड्यूल अपना काम करता है, नतीजा वापस भेजता है और फिर खुद को डिलीट कर लेता है। काम खत्म होने के बाद सर्वर पर उसका कोई नामो निशान नहीं बचता। कोई परमानेंट एजेंट नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि एंसिबल असल दुनिया में क्या कमाल करता है। इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत सारे हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर उसे सिक्योर करने तक। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट। जरा सोचिए, एक ही प्लेबुक से Amazon के AWS, माइक्रोसॉफ्ट के Azure और गूगल क्लाउड तीनों पर एक साथ सर्वर बनाए और मैनेज किए जा सकते हैं।
मतलब एक कोड और क्लाउड अनेक। हर बड़े क्लाउड प्रोवाइडर के लिए एंसिबल के पास अपने खास मॉड्यूल्स हैं, तो चाहे AWS पर EC2 इंस्टेंस बनाना हो या एज्योर पर वर्चुअल मशीन, भाषा और टूल वही रहते हैं, जिससे काम बेहद आसान और कंसिस्टेंट हो जाता है। ऑटोमेशन सिर्फ स्पीड के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए भी उतना ही जरूरी है। एंसिबल का इस्तेमाल सिक्योरिटी पॉलिसीज को लागू करने और ये पक्का करने के लिए किया जाता है कि सारे सिस्टम्स हमेशा नियमों का पालन करें। इससे बहुत से सिक्योरिटी के काम ऑटोमेट हो जाते हैं, जैसे कि CIS बेंचमार्क्स लगाना, फायरवॉल के नियम बनाना, यूजर एक्सेस मैनेज करना और सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी पैच को एक साथ एक जैसे सभी सिस्टम्स पर लागू करना। एंसिबल सिर्फ आज की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रहा है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी लगातार बेहतर हो रहा है। और इस भविष्य में सबसे आगे है इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सवाल पर ज़रा गौर कीजिए, क्या हो अगर सिस्टम्स अपनी समस्याओं को खुद पहचान कर खुद ही ठीक कर सकें? ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है इवेंट ड्रिवन ऑटोमेशन। इवेंट ड्रिवन एंसिबल अगर ऐसा हो तो वैसा करो के लॉजिक पर काम करता है। मान दीजिए अगर एक मॉनिटरिंग टूल बताता है कि CPU का इस्तेमाल 80% से ऊपर चला गया है, तो एक रूल बुक इसे पकड़कर अपने आप एक प्लेबुक चला देगा जो इस समस्या को ठीक कर दे। और अब बात करते हैं AI की। एंसिबल लाइटस्पीड तो वाकई एक गेम चेंजर है। इसमें बस अपनी भाषा में एक कमांड लिखना है, जैसे अपाचे का नया वर्जन इंस्टॉल करो और सर्विस शुरू करो, और AI उसके लिए सही और बेस्ट प्रैक्टिस वाला YAML कोड खुद ब खुद तैयार कर देता है। तो इन सब का IT की दुनिया पर क्या असर पड़ा है? एंसिबल ने असल में ऑटोमेशन का लोकतंत्रीकरण कर दिया है। मतलब इसे कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स के हाथों से निकालकर सबके लिए आसान और सुलभ बना दिया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर टूल की अपनी एक खासियत होती है। टेराफॉर्म को ऐसे समझिए जैसे वो ज़मीन खरीदकर घर का ढांचा खड़ा करता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। वहीं एंसिबल उस घर में फर्नीचर लगाता है, पेंट करता है और उसे रहने लायक बनाता है, यानी उसे कॉन्फ़िगर करता है। इसीलिए अक्सर ये दोनों टूल एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे ऑटोमेशन AI के साथ और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है और सिस्टम खुद को ठीक करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं, तो हम इंसानों की यानी ऑपरेटर्स की भूमिका कैसे बदलेगी? ये भविष्य की प्लानिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।